हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। हम लोग पिछले वीडियो में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो चैप्टर हम लेकर आए हैं, आनुवंशिकता का प्रभाव, आनुवंशिकता के सिद्धांत तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, इस चीज़ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का। आनुवंशिकता का प्रभाव। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के परिप्रेक्ष्य में अनेक परीक्षण एवं अध्ययन किए हैं। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया है कि बालकों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बालकों पर पड़ने वाले आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। आनुवंशिकता का बालकों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे उसके शारीरिक गठन में हो, चाहे उसके व्यवहार में हो, चाहे उसके व्यक्तित्व में हो। बहुत तरीके से आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से आनुवंशिक प्रभाव पड़ते हैं वो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक रूप से कैसे लक्षण पाए जाते हैं आनुवंशिकता के द्वारा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बालक का रंग रूप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसे होगा, ऊंचाई कैसी होगी इत्यादि जो है वो उसका आनुवंशिक गुणों का उसमें आनुवंशिक गुणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे उसके माता पिता होंगे, जैसे उसके दादा दादी होंगे या फैमिली के अन्य लोग होंगे, उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा। उनका आनुवंशिकता पर प्रभाव बालकों पर पड़ेगा। उनका रंग रूप उनके माता पिता के तुल्य होगा या उनके दादा दादी के समान होगा या अन्य जनरेशन के सामान्य होगा। ठीक है, तो टोटली वो आनुवंशिकता पे डिपेंड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बच्चों को कि इसका आँख नाक उसके मम्मी पापा से मिलता है या दादा दादी से मिलता है, तो उसका आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, जिसके कारण ये चीज़ होता है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसा जुड़वा भाई और बहनों की तरह मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि दो जो जुड़वा भाई होते हैं उसमें युग्मक पाए जाते हैं जो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मज है ना, जिसको बोलते हैं दो युग्म कोशिकाएं, दो गैमेट सेल जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या युग्मजन या गैमेट या जाइगोसाइट कहते हैं। ठीक है, यह बहु कोशिकाएं जो होती है प्राणियों में युग्मज ही भ्रूण का आदि रूप है। एक कोशीय प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतानें उत्पन्न करता है, जो प्रायः अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है और इसी से दो जुड़वा बालक पैदा लेते हैं, जो दो जुड़वा भाई बहन होते हैं जिनमें एक तरह के मिलते जुलते आँख नाक या शारीरिक गठन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। जाइगोट जो होता है वो ऐसा कोशिका सेल होता है जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे जाइगोट कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, दो जुड़वा भाई बहनों में जिनका समान दोनों देखने में सेम होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ असमानताएं मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करती है। बालक के आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करती है। मतलब जैसा उसके माता पिता का वृद्धि होगा, विकास होगा, उसका प्रभाव उसके बच्चों पे भी पड़ेगा। अगर माँ बाप की हाइट अच्छी है
तो माँ पिताजी का हाइट अच्छी है तो उसका बालक पे भी वो प्रभाव पड़ेगा, है ना। उनके विकास, मानसिक विकास या सांवेगिक विकास जैसा है, अच्छा है तो अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा खराब है तो वो खराब हो सकता है ना। तो ये आनुवंशिक गुण जो है बच्चों की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करती है। बच्चों का फ्यूचर क्या होगा वो हम उसके आनुवंशिक गुणों से ही, जन्मजात जो उसके गुण होते हैं उन चीज़ों से ही पता लगा सकते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहन जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता अथवा किन्हीं विशेष रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। अगर माता पिता को कलर ब्लाइंडनेस है तो ये आनुवंशिकता नारी से ज़्यादा नर में अधिक हो सकती है, नर बालक में अधिक हो सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यही प्रतिगामी होती है। दादी और माँ अगर रंग अंधता से ग्रस्त नहीं है, मीन्स ये कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो शिशु में भी ये चीज़ हस्तांतरित ना हो सकता है कि उसमें हो जाए। ठीक है। मीन्स कभी कभी ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि जो माता पिता में है वो बच्चों में भी आए और जो बच्चों में है वो माता पिता से मिले। मीन्स जो गुण माता पिता में है वो बच्चों में भी मिले। ठीक है। आनुवंशिकता का ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाना चाहिए गुण। ठीक है। कभी कभी वो गुण नहीं भी मिलता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि माता को या दादी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बालक में भी हस्तांतरित ना हो सकता है कि बालक जो है उसमें ये आनुवंशिक गुण ना आए और उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाए। ठीक है। लेकिन महिलाओं में यह प्रतिगामी होती है, लेकिन महिलाएं जो है इनसे पीछे हट जाती है। मीन्स नर बालक जो होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा होता है, आनुवंशिकता का गुण ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। जीन्स जोड़ों में होते हैं, जीन्स जो होते हैं हमारे वो जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़ों में 2 जीन प्रखर होते हैं तो उस व्यक्ति में एक विशेष लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। मीन्स जो ज़्यादा रहेगा हमारे जीन में वही ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, जीन्स जो होता है जोड़े में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे, प्रखर का मतलब क्या होता है, मीन्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें विशिष्ट लक्षण दिखाई देंगे, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर और दूसरा प्रतिगामी हो, एक जीन ज़्यादा प्रखर हो मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा कम हो, तो प्रखर जो होगा वही अस्तित्व में रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग जीन रहेगा वही हमारे अस्तित्व में रहेगा। हमारे आनुवंशिक में जो स्ट्रॉन्ग जीन होंगे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का अगर गुण स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हम लोग बालक में वो अंधता आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन अगर दूसरा जीन अगर प्रखर नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं आएगी। मतलब आनुवंशिक में जो गुण सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसका जीन होता है वही हमारे अस्तित्व में होता है, वही हमारे लाइफ में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशेष लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है। मीन्स जो हम लोग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीन होता है, जो लक्षण हम लोग में बहुत स्ट्रांगली आते हैं माता पिता से, वो नेक्स्ट जनरेशन को भी
नेक्स्ट जनरेशन में भी हस्तांतरित होगा। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हमारा क्या जनरेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग जीन रहेगा, तो वो आगे भी हस्तांतरित होते रहेगा। आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी बीमारी के बारे में कि वो जनरेशन वाइज जनरेशन जाते रहती है, हस्तांतरित होते रहती है। तो ये उन बच्चों में स्ट्रॉन्ग जीन होते हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे आँखों का रंग, उन्हें समलक्षणी फेनोटाइपिक कहते हैं। मतलब जो लक्षण सेम टू सेम हम लोग में आते हैं अपने माता पिता के द्वारा आनुवंशिक गुणों के माध्यम से, उन्हें फेनोटाइपिक कहते हैं। जैसे आँखों का रंग अगर हमारा सेम है तो वो एक फेनोटाइपिक लक्षण है। मीन्स जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिली है, उसी हम फेनोटाइपिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे आँखों का कलर अगर सेम हो, अपने माता पिता से मैच करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेनोटाइपिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने सामान्य अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेता। जो अभिलक्षण आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाते हैं, परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें समजीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रतिगामी जीन होते हैं वो अपने लक्षण जल्दी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वो जब तक अपने साथ किसी और जीन के साथ जोड़ा नहीं बना लेता, वो अभिलक्षण वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करने लगता। वो जो ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आनुवंशिक रूप में से प्रतिगामी जीनों के रूप में संचारित हो जाता है, उसे हम जेनोटाइपिक कहते हैं। ठीक है, प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। ये प्रतिगामी जीन जो होता है वो जोड़ा में जब तक ना बन जाए तब तक अपने लक्षण नहीं प्रदर्शित कर सकते। अभिलक्षण आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाते, परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें समजीनोटाइप कहते हैं। The genotypic is the part of genetic makeup of a cell and therefore of any individual which determines one of its characteristics. The term was coined by the Danish botanist, plants phenologist and genetics. Phenologist नाम के डेनिस बोटानिस्ट नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो है अपने अभिलक्षण आगे नहीं दिखाते हैं, जल्दी नहीं दिखाते हैं, जब तक कि वो अन्य जीनों के साथ जोड़े नहीं बना लेते। वो ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं होते हैं। उसमें क्या था? फेनोटाइपिक में क्या था? जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं और ट्रांसफ़र भी होते हैं। ये 3 गुण फेनोटाइपिक में होता है कि वो जो होता है बिना जोड़े बनाए अपने लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं और ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। ये आनुवंशिकता जो होती है वो फेनोटाइपिक होती है, लेकिन जेनोटाइपिक जो होती है वो अपने लक्षण तब तक प्रदर्शित नहीं करते जब तक वो जोड़े में ना बन जाए, और ट्रांसफ़र होगा लेकिन वो लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो ट्रांसफ़र करेगा लेकिन वो अपना लक्षण जल्दी प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक कि वो दूसरे जीन के साथ जोड़ा नहीं बना लेता। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की निश्चित संख्या होती है। इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका के अंदर 46 या 23 जोड़ी होती है। 23 क्रोमोसोम्स माँ में तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता में पाए जाते हैं। और
इसी से आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, क्रोमोसोम्स के बारे में बता दूं। क्रोमोसोम जो होता है वो, जिसको हिंदी में हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, वो सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। जितने भी आनुवंशिक गुण हैं उसको निर्धारित करते हैं और संचारित करते हैं, और ये दोनों माता पिता से मिलकर बनता है। माता में कितना क्रोमोसोम्स पाया जाता है? 23, और पिता में भी 23 पाया जाता है, यानी टोटल 46। इनकी 46 कोशिका की इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका के अंदर 46 या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स माँ में तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता में। ठीक है, और यही निश्चित करते हैं कि आनुवंशिक गुण और आनुवंशिक गुणों और उनको कैसे निर्धारित करें, उसको कैसे संचारित करें, यही निश्चित करते हैं। क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं और संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सेकंड है बुद्धि पर प्रभाव। वो हम लोग पढ़ रहे थे शारीरिक प्रभाव, और ये है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और ये भी आनुवंशिकता का पार्ट इसलिए होगा क्योंकि जैसा माता पिता का समायोजन योग्यता होगा, लर्निंग योग्यता होगा, है ना, वही चीज़ बच्चों पे भी आएगा। इसीलिए आनुवंशिकता का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धि को तो हम लोग जानते ही है कि वो लर्निंग बुद्धि जो होता है वो लर्निंग के लिए, समायोजन के लिए, माने एडजस्टमेंट के लिए और निर्णय लेने की क्षमता के लिए परिभाषित किया जाता है। उसका योगदान होता है बुद्धि का। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ये तो सामान्य सी बात है कि जो पढ़ने में, जो सीखने में अधिक गति से पढ़ता है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ठीक है, बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। यहाँ जितनी भी योग्यताएं दी गई हैं उसका मुख्य कारक क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, जैसे उसका बुद्धि रहेगा, तीव्र रहेगा, तो वो तीव्र गति से सारा काम करेगा, और अगर मंद गति से करेगा तो वो सारा चीज़ मंद गति से करेगा। वो ना एडजस्टमेंट कर पाएगा, ना घर परिवार में एडजस्टमेंट कर पाएगा, ना बाहर विद्यालय या कहीं और एडजस्टमेंट करेगा, ना ही वो निर्णय ले सकेगा और ना ही वो अधिगम कर सकेगा। इसीलिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि का योगदान बहुत होता है बालक के जीवन में। गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आनुवंशिक गुण हम कैसे बुद्धि पर देखते हैं, तो इसका कारक माता पिता से हम लोग जोड़ते हैं कि माता पिता की बुद्धि लब्धि जैसी होगी, तीव्र होगी, तो बालक भी तीव्र होगा, और यदि मंद होंगे तो बालक भी मंद होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। तो ये पूरा डिपेंडेंट है हमारे माता पिता के ऊपर कि उनकी बुद्धि लब्धि कैसी है। उसी से डिसाइड होता है कि बालक का जन्म भी कैसा होगा, बालक का भी बुद्धि लब्धि कैसा होगा। हालांकि ये कभी कभी उल्टा भी होता है, लेकिन गोडार्ड का ये कहना है
कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। मानसिक क्षमता जैसा होता है उसके अनुसार ही सांवेगिक क्षमता का भी विकास होता है। बालक का अगर मानसिक विकास मंद है तो सांवेगिक रूप से भी वो कमज़ोर ही होगा, उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत देरी होगी, वो अपने संवेगों को या तो प्रकट नहीं कर पाएगा और यदि प्रकट करेगा तो बहुत ही बुरी तरीके से करेगा, है ना। तो मानसिक क्षमता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सांवेगिक क्षमता के विकास में। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवीजन करते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस and give your likes and like and shares, and please subscribe this channel to get more information about CTET. Thank you so much.